अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 7 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 के पहले हिस्से में जो है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है। दूसरे हिस्से में जो है वो एक्साइटेशन, कॉन्ट्रैक्शन, कपलिंग वो हम स्केलेटल मसल्स में कल कर चुके हैं। तो आज जो है चैप्टर नंबर 7 का पहले वाला हिस्सा जिसमें न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वाला टॉपिक आता है वो डिस्कस करेंगे, और जो इससे आगे वाला है इसी चैप्टर में एक्साइटेशन, कॉन्ट्रैक्शन, कपलिंग वो कल हम स्केलेटल मसल्स में कर चुके हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हम जो है वो ड्रग्स जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को ब्लॉक करती हैं या एक्टिवेट करती हैं या इनएक्टिवेट करती हैं वो भी सारी डिस्कस करेंगे, और साथ साथ होने वाली डिजीजेस उनको भी देखेंगे। तो चलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की तरफ। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, दरअसल आपको इस वर्ड से ही पता चल रहा होगा कि ये जंक्शन है, किसी के दरमियान में जंक्शन है। तो किसके दरमियान में जंक्शन होगा? न्यूरॉन के और मसल्स के दरमियान। तो इसकी डेफिनेशन में ये मैं बात लिख सकता हूं फिर कि जंक्शन बिटवीन नर्व टर्मिनल एंड नर्व टर्मिनल एंडिंग क्या है ये मैं बाद में बताता हूं। नर्व टर्मिनल एंडिंग एंड मसल मेम्ब्रेन। ये दरअसल जंक्शन है, किनके दरमियान जंक्शन है? नर्व और मसल्स मेम्ब्रेन के दरमियान जंक्शन है। उसको हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या न्यूरोट्रांसमीटर जंक्शन। अब एक वर्ड और आता है न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन या न्यूरो ट्रांसमीटर ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन दरअसल क्या है? ट्रांसमिशन में ये आता है कि इंपल्सेस ट्रांसमिट होती हैं। कहां से इंपल्सेस ट्रांसमिट होगी? नर्व टर्मिनल एंडिंग से किसमें? मसल्स मेम्ब्रेन में, थ्रू मस्कुलर जंक्शन। इसको हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन। न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन की क्या डेफिनेशन मैं बता रहा हूं? न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन में मैं ये अल्फाज कह रहा हूं कि ट्रांसमिशन होती है इंपल्सेस की या एक्शन पोटेंशियल की। किनके दरमियान हो रही है? नर्व और मसल्स मेम्ब्रेन। किसके जरिए ये सब कुछ हो रहा है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन। न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन की मैंने क्या बताया? ये बताया कि ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्सेस या एक्शन पोटेंशियल बिटवीन a nerve terminal ending and a muscle membrane by neuromuscular junction. अच्छा, ये जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है ये केमिकल साइनेप्स की सबसे बेस्ट एग्जांपल है। और साइनेप्स दरअसल ऐसे पॉइंट होते हैं, द पॉइंट at which impulse passes from one neuron to another is called synapse. तो साइनेप्स की सबसे जो बेस्ट एग्जांपल जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जो दो चीजों के दरमियान जंक्शन है, नर्व के और मसल्स मेम्ब्रेन के दरमियान जंक्शन है। ठीक है, इंपल्सेस ट्रांसमिट हो रही है किसके जरिए? इसी जंक्शन के जरिए इंपल्सेस जो है वो ट्रांसमिट हो रही है, और हम कह रहे हैं कि न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन। अच्छा, अब इसमें कोई टर्म्स आती हैं उनको देखिए। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में कुछ टर्म्स हैं, उसमें आपके पास आता है मोटर एंड प्लेट, मोटर एंड प्लेट आती है, और इसके अलावा ये मैं मोटर एंड प्लेट पहले शो कर देता हूँ। देखिए मोटर एंड प्लेट, मोटर एंड प्लेट में क्या क्या चीजें शामिल है और कहते किसे हैं मोटर एंड प्लेट को? ये आपके पास जो है वो ये एक
नर्व टर्मिनल एंडिंग है, ये नर्व टर्मिनल एंडिंग है। मोटर न्यूरॉन की जो मैंने स्पाइनल कॉर्ड से निकाली है बाहर, ये उसकी टर्मिनल, ये टर्मिनल पार्ट है, इसकी टर्मिनल एंडिंग इसको कहते हैं, ठीक है। और ये नर्व टर्मिनल एंडिंग या इसमें कहूं मोटर नर्व टर्मिनल एंडिंग, ठीक है। और ये क्या है, मसल मेम्ब्रेन, ये क्या है, मसल मेम्ब्रेन, मसल फाइबर मेम्ब्रेन, मसल फाइबर मेम्ब्रेन, ठीक है। इन दोनों चीजों को मिलाकर किस किस को, जिसमें मोटर नर्व टर्मिनल एंडिंग भी आ रही है और ये मसल मेम्ब्रेन भी आ रही है, इन दोनों चीजों को मिलाकर आपस में कहते हैं मोटर एंड प्लेट। क्या कहते हैं, ये कहते हैं मोटर एंड प्लेट, ठीक। तो मोटर एंड प्लेट में कौन कौन सी चीजें शामिल है, एक तो ये टर्मिनल एंडिंग शामिल है, दूसरा ये मसल की मेम्ब्रेन जो है ये शामिल है। इन दोनों चीजों को कलेक्टिवली क्या कहते हैं, मोटर एंड प्लेट। मोटर एंड प्लेट में पता चल गया कौन कौन सी चीजें शामिल है। मोटर एंड प्लेट में दो चीजें शामिल होती है, क्या, एक ये टर्मिनल एंडिंग, नर्व की जो टर्मिनल एंडिंग है ये, दूसरा ये जो मसल फाइबर की मेम्ब्रेन है जो इन्वेजिनेट हुई पड़ी है, इन दोनों चीजों को आपस में क्या कहते हैं, मोटर एंड प्लेट। अब एक वर्ड इसमें और आप पढ़ेंगे, साइनेप्टिक गटर या साइनेप्टिक ट्रू, ठीक है। एक टर्म आप इसमें और पढ़ेंगे जिसको कहते हैं सबन्यूरल क्लेफ्ट। इसके अलावा एक और टर्म आप पढ़ेंगे उसको कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट या साइनेप्टिक स्पेस। अच्छा, पहली टर्म का तो हमें पता चल गया, मोटर एंड प्लेट वाली टर्म का तो पता चल गया कि इसमें दो चीजें, सिंपली इसमें दो चीजें शामिल है। एक हमारे पास ये टर्मिनल एंडिंग जो नर्व की टर्मिनल एंडिंग है, और एक मसल फाइबर की मेम्ब्रेन है, ये दो चीजें। अब जो अगला लफ्ज आ गया है साइनेप्टिक गटर या साइनेप्टिक ट्रू, ये दरअसल क्या है, ये जो आप यू शेप देख रहे हैं ना, यहां से लेके यहां तक, ये कहलाती है साइनेप्टिक गटर या साइनेप्टिक ट्रफ, ये, ठीक है। अच्छा, उसमें आ रही है अगली टर्म आ रही है सब न्यूरल क्लेफ्ट। सब न्यूरल क्लेफ्ट, ये आप स्मॉलर फोल्ड्स देख रहे हैं ना, ये स्मॉलर फोल्ड्स, ये इन स्मॉलर फोल्ड्स को, ये जो स्मॉलर फोल्ड्स हैं, स्मॉलर फोल्ड्स, इन स्मॉलर फोल्ड्स को कहते हैं सब न्यूरल क्लेफ्ट, ठीक है। अच्छा, एक आगे आप टर्म देख रहे हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट या स्पेस। दरअसल ये स्पेस है किसके दरमियान, टर्मिनल नर्व टर्मिनल एंडिंग और इस मसल मेम्ब्रेन के दरमियान, ये वाली जो आपको स्पेस नजर आ रही है ना, ये सारी स्पेस, इसको हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट या स्पेस। क्या कहते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट या स्पेस। इसका एरिया जो होता है 20 से 30 एंगस्ट्रॉम तक होता है, ठीक है, इसकी लेंथ। तो सबसे पहले तो ये टर्म्स समझने आपको आने चाहिए। तो जैसे आप गाइडेंस खोलेंगे तो पहले सफे के ऊपर सारी टर्म्स लिखी होंगी, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि कौन सी जो ये टर्म है कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ पे एंड हो रही है, ठीक है। तो इसको जरूर देखें, और से देखें। मोटर एंड प्लेट में क्या चीजें शामिल है, मोटर एंड प्लेट में दो चीजें शामिल है, एक तो ये नर्व टर्मिनल एंडिंग और दूसरी मसल फाइबर की ये जो मेम्ब्रेन पूरी इन्वेजिनेट हुए पड़ी है, ये दोनों चीजें किसमें आती हैं, मोटर एंड प्लेट में। अच्छा, साइनेप्टिक गटर या ट्रू क्या है, ये जो आपको यू शेप वाला एरिया सारा नजर आ रहा है जो इन्वेजिनेट हुआ पड़ा है, ये कहलाता है साइनेप्टिक गटर। अच्छा, सब न्यूरल क्लेफ्ट, ये आपको स्मॉलर फोल्ड्स नजर आ रहे हैं जो इन्वेजिनेटिव मेम्ब्रेन में, ये कहलाते हैं सबन्यूरल क्लेफ्ट। उसके बाद साइनेप्टिक स्पेस है। अब ये स्पेस किसके दरमियान है, ये स्पेस है इस नर्व टर्मिनल एंडिंग और ये जो फोल्ड हुए पड़ी, इन्वेजिनेट हुए पड़ी है मसल मेम्ब्रेन, इनके दरमियान ये जो स्पेस नजर आ रही है, इसको हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट या साइनेप्टिक स्पेस। इसके अलावा एक न्यूरोट्रांसमीटर होगा, न्यूरोट्रांसमीटर हमारे पास कौन सा होगा, एसिटिल कोलिन,
एसिटिल कोलिन, ये क्या है हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर। उम्मीद है कि ये सब टर्म्स आपको पता चल गई होगी स्टेप बाय स्टेप, जिस तरह मैंने ये सारी टर्म्स बताई हैं कि मोटर एंड प्लेट क्या है, साइनेप्टिक गटर या ट्रू सबन्यूरल क्लेफ्ट है, साइनेप्टिक स्पेस है, न्यूरोट्रांसमीटर इसमें क्या है एसिटिल कोलिन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब मैंने क्रॉस सेक्शन करके स्पाइनल कार्ड का वहां से एक मोटर न्यूरॉन जो है वो निकाली है। ठीक है, मोटर न्यूरॉन का धागा मैं सारा बाहर निकाल के आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ये यहां से समझो, ये यहां से मैंने जो है स्पाइनल कॉर्ड के क्रॉस सेक्शन से जो है ये मोटर न्यूरॉन जो पड़ी हुई है, सारा धागा ये इसकी बॉडी जो है यही रहेगी जिसको हम सोमा कहते हैं। ठीक है, सोमा जो है न्यूरॉन का इधर ही रहेगा, लेकिन जो इसका धागा है, जो एक्सॉन है, उस धागे को मैं निकाल के बाहर ला रहा हूं। ठीक है, ठीक है, ये देखिए सोमा जो है वो इधर ही है, एक्सॉन का सोमा इधर ही है, सेल बॉडी दरअसल सोमा को कहते हैं। तो सेल बॉडी इधर ही है, लेकिन जो धागा था वो मैंने वहां से बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो इस धागे को मैं कह रहा हूं मोटर, क्या कह रहा हूं इसको मैं, टर्मिनल एंडिंग, मोटर टर्मिनल एंडिंग। इस धागे को मैं क्या कह रहा हूं, मोटर टर्मिनल एंडिंग। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करके बनाता हूँ, क्योंकि मजीद हमने इसमें जो है वो नीचे मसल्स की मेम्ब्रेन भी बनानी है, जगह थोड़ी है। इस मोटर न्यूरॉन को जो है वो मैंने बाहर निकाल दिया। इसकी जो बॉडी है, इसका जो सोमा है वो इधर है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, लेकिन इस धागे को मैंने बाहर निकाल दिया है। इसको कहते हैं मोटर टर्मिनल एंडिंग। इसको क्या कहते हैं, मोटर टर्मिनल एंडिंग। ये पूरा एक्सॉन का धागा है। ठीक है, इसके आखिर वाले हिस्से को क्या कहते हैं, मोटर टर्मिनल एंडिंग। इसको मैं लिख देता हूं इस साइड पे, मोटर टर्मिनल एंडिंग। ठीक है, अच्छा इसमें यहां पे ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड आपको सारा नजर आ रहा है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो है वो कोलिन पड़ा हुआ है। ठीक है, यहां पे क्या पड़ा हुआ है, कोलिन। इसके अंदर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके एक्सोप्लाज्म में क्या पड़ा हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया। एक्सोप्लाज्म में क्या पड़ा हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या पड़ा हुआ है, कोलिन। कोलिन के रिसेप्टर्स यहाँ पे हैं। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या जो है वो सिंथेसाइज किया, माइटोकॉन्ड्रिया ने सिंथेसाइज किया एसीटेट। गौर से इन बातों को समझिएगा। ठीक है, कोलिन हमने कहां से लिया, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से। एसीटेट हमने कहां से लिया, माइटोकॉन्ड्रिया से। ठीक है, अब एसीटेट किसने दिया हमें, माइटोकॉन्ड्रिया ने। कोलिन हमने कहां से लिया, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। अच्छा, अब कोलिन जो है वो आ गया अंदर, ये कोलिन है। ठीक है, एसीटेट को आइडेंटिफाई करने के लिए इस तरह समझ लें कि एसीटेट ये है मेरे पास। ठीक है, इधर करके मैं बना देता हूं पहले, ये मेरे पास एसीटेट है। ठीक है, और ये क्या है, कोलिन है। एसीटेट ये है और ये क्या है, कोलिन। एसीटेट हमने कहां से लिया, माइटोकॉन्ड्रिया ने सिंथेसाइज करके दिया। कोलिन हमने कहां से ली, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से। ये रिसेप्टर है, रिसेप्टर से जो है वो इसके अंदर आ गए, मोटर टर्मिनल एंडिंग के अंदर आ गए। ठीक है, अच्छा अब ये दोनों जो है आपस में क्या होंगे, फ्यूज। दोनों क्या होंगे, आपस में फ्यूज।
इनको कौन आपस में फ्यूज करवाएगा? उस एंजाइम्स को हम कहते हैं एसिटाइल कोलिन ट्रांसफेरेज। क्या नाम देते हैं? एसिटल कोलिन ट्रांसफेरेज। ठीक है, अब ये दोनों को क्या करवा दिया? आपस में फ्यूज। किसने फ्यूज करवाया? एसिटल कोलिन ट्रांसफेरेज एंजाइम ने। ठीक है, अब ये मेरे पास क्या बन गया? ये मेरे पास बन गया एसिटल कोलिन। एसिटल कोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, अच्छा ये वेसिकल्स हैं यहां पे पड़े हुए। पहले वेसिकल्स क्या होंगी? एम्प्टी। पहले वेसिकल्स क्या है? खाली है। अच्छा, ये वेसिकल्स कहां से आएंगी? ये वेसिकल्स दरअसल इस सोमा में जो है सिंथेसाइज होती है। सोमा के अंदर वेसिकल्स सिंथेसाइज होंगी, क्योंकि आपको पता है कि वेसिकल्स को सिंथेसाइज करने के लिए एक प्रोटीन है, क्लेथ्रिंस प्रोटीन है, जो मैं आपको आखिर में बताऊंगा। वो वेसिकल्स को जो है वो सिंथेसाइज करती है। आपको पता है तमाम किस्म की जितनी भी प्रोटीन्स होती हैं वो आपकी साइटोप्लाज्म में सोमा में पड़ी होती हैं, वहीं पे ट्रांसलेशन होकर प्रोटीन सिंथेसाइज होती हैं। तो अब ये वेसिकल जो है ये स्पेशलाइज्ड किस्म की प्रोटीन है, इनको सिंथेसाइज किया है। उस प्रोटीन को क्या कहते हैं? क्लेथ्रिंस। ठीक है, वो क्लेथ्रिंस पड़ी हुई है इधर आपके सोमा में। अब सोमा में जो है क्लेथ्रिंस ने वेसिकल जो है वो सिंथेसाइज की। सिंथेसाइज किसने करवाई? गोल्जी अपरेटस ने, गोल्जी कॉम्प्लेक्स ने सिंथेसाइज करवाई। जब वेसिकल्स इधर गोल्जी अपरेटस ने सिंथेसाइज करवा दी, वो वेसिकल्स ट्रांसपोर्ट हुई। ट्रांसपोर्ट होकर कहां पे आ गई? एक्सोप्लाज्म में। कहां पे आ गई? एक्सोप्लाज्म के अंदर आ गई। अब पहले वेसिकल्स खाली थी। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि वेसिकल कहां से सिंथेसाइज हो रही है। वेसिकल सिंथेसाइज हो रही है इधर सोमा के अंदर। ठीक है, सोमा के अंदर किसके जरिए? गोल्जी के जरिए। और कौन सी प्रोटीन इसको सिंथेसाइज करवा रही है? क्लेथ्रिंस। क्लेथ्रिंस प्रोटीन्स। अब जब ये वेसिकल सिंथेसाइज हो जाती हैं, फिर सोमा से एक्सोप्लाज्म के अंदर इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है, अब ये सारा प्रोसेस हो चुका है। मेरे पास एसिटल कोलिन सिंथेसाइज हो चुका है, इधर मेरे पास वेसिकल्स भी आ चुकी हैं। एसिटल कोलिन जो मटेरियल है, जो रॉ मटेरियल है, वो तैयार हो चुका है। और इसके बाद वेसिकल भी एक्सोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट कर दी गई है। लेकिन अभी तक वेसिकल जो है वो खाली है। उसमें क्या होता है? अब ये जो एसिटल कोलिन तैयार हो जाता है, ये वेसिकल के अंदर आ जाता है। ठीक है, इसमें दो चीजें शामिल है, एक एसीटेट और एक कोलिन। एक एसीटेट और एक कोलिन, इसलिए मैंने मुख्तलिफ कलर से शो किए, एक स्टार बना के और एक डॉट बना के। ठीक है, अच्छा वेसिकल के अंदर मटेरियल तैयार हुआ पड़ा है। अब एक स्टिमुलस का, इंपल्स का इंतजार है कि कोई इंपल्स आए और ये मटेरियल जो है रिलीज किया जाए। अब यहां से डीपोलराइजेशन की वेव आती है या एक्शन पोटेंशियल। डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन वेव या एक्शन पोटेंशियल। यहां से एक्शन पोटेंशियल या डीपोलराइजेशन की वेव आती है। जैसे ही वो वेव आती है, यहां पे इसके अंदर मोटर टर्मिनल एंडिंग के अंदर स्पेशलाइज्ड कैल्शियम चैनल्स होते हैं। कौन से? स्पेशलाइज्ड कैल्शियम चैनल्स होते हैं। वो बहुत सेंसिटिव होते हैं डीपोलराइजेशन के। जैसे ही वेव ऑफ डीपोलराइजेशन अप्रोच होती है इन चैनल्स के पास, ये चैनल क्या हो जाते हैं? ओपन। अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या पड़ा हुआ है? बेतहाशा कैल्शियम। अब कैल्शियम क्या करेगा? कैल्शियम जो है वो इनफ्लक्स हो जाएगा अंदर। कैल्शियम आयंस क्या हो जाएंगे? इनफ्लक्स हो जाएंगे। तो सारा मटेरियल तैयार था, इंतजार किसका था? डीपोलराइजेशन वेव का या एक्शन पोटेंशियल का इंतजार था।
मार्गर तैयार हुआ पड़ा है, लेकिन एक्शन पोटेंशियल का इंतजार था। अब एक्शन पोटेंशियल की वेव जिस तरह पहुंचती है इन चैनल के पास, ये तो चैनल बहुत सेंसिटिव है डीपोलराइजेशन के, तो चैनल क्या हो गए ओपन। अब चैनल जिस तरह ओपन हुए, कैल्शियम क्या हो गया इनफ्लक्स, अंदर की तरफ आ गया। अब कैल्शियम ने क्या आके उखाड़ लिया, इधर देखें, कैल्शियम जैसे ही इनफ्लक्स हुआ, ठीक है, कैल्शियम ने क्या कर दिया, कैल्शियम के इनफ्लक्स होने से प्रोटीन काइनेज जो है वो एक्टिवेट होगी। प्रोटीन काइनेज क्या होगी, एक्टिवेट। कौन सी प्रोटीन एक्टिवेट होगी, काइनेज। काइनेज प्रोटीन क्या होगी, एक्टिवेट होगी। अब जैसे ही काइनेज प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगी तो काइनेज प्रोटीन क्या करेगी, ये फास्फोराइलेशन करवा देगी। क्या करवा देगी, फास्फोराइलेशन। किसकी फास्फोराइलेशन करवा देगी, साइनेप्सिन प्रोटीन की। साइनेप्सिन प्रोटीन की क्या करवा दी, फास्फोराइलेशन। जहां पे भी काइनेज टर्म आएगा तो याद रखिएगा वो किसी चीज को या तो इनिशिएट करवा रही है या उसको फास्फोराइलेट करवा रही है। तो इसीलिए इसने किसकी फास्फोराइलेशन करवा दी, साइनेप्सिन प्रोटीन की। साइनेप्सिन प्रोटीन की किसने फास्फोराइलेशन करवा दी, काइनेज प्रोटीन ने। काइनेज प्रोटीन ने साइनेप्सिन प्रोटीन की फास्फोराइलेशन करवा दी। तो इसकी फास्फोराइलेशन से हमें क्या फायदा हुआ, इसकी फास्फोराइलेशन से ये फायदा हुआ, ये सब कुछ कब हो रहा है, ये सारा चक्कर दरअसल ये अंदर ही हो रहा है जब कैल्शियम अंदर गया। मैंने कहा ना कैल्शियम के इनफ्लक्स से, कैल्शियम जब अंदर जाता है, ये जगह कम है इसलिए मैंने ये चीजें इधर में लिखी, मैंने बाहर लिख ली है। कैल्शियम के इनफ्लक्स होने से जैसे ही वेव ऑफ डीपोलराइजेशन अप्रोच होती है टू वेरी सेंसिटिव कैल्शियम चैनल के पास, तो कैल्शियम चैनल क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, कैल्शियम इनफ्लक्स हो जाता है अंदर की तरफ। तो कैल्शियम के इनफ्लक्स होने के बाद क्या क्या तब्दीलियां आती हैं, वहां पे जो प्रोटीन पड़ी होती है काइनेज वो एक्टिवेट हो जाती है। उसके बाद काइनेज क्या कर देती है, काइनेज फास्फोराइलेशन करवा देती है किसकी, साइनेप्सिन प्रोटीन की। साइनेप्सिन प्रोटीन की क्या करवा देती है, फास्फोराइलेशन। अब साइनेप्सिन प्रोटीन ने दरअसल क्या इन वेसिकल को जकड़ा हुआ होता है, साइनेप्सिन प्रोटीन ने इन वेसिकल को एंकर किया होता है, क्या जकड़ा हुआ होता है वेसिकल्स को, ठीक है, वेसिकल्स को जकड़ा हुआ होता है किसके अंदर, साइटोस्केलेटन के अंदर। साइटोस्केलेटन के अंदर ये वेसिकल जो है वो जकड़ी हुई होती है, ठीक है, ये वेसिकल जो है जकड़ी हुई होती है जिसके अंदर एसिटाइलकोलिन पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब क्या करेगा, जैसे ही साइनेप्सिन प्रोटीन की फास्फोराइलेशन हुई तो साइनेप्सिन प्रोटीन ने जो इनको जकड़ा हुआ था पहले, साइनेप्सिन प्रोटीन ने इन वेसिकल्स को, जो तैयार शुदा वेसिकल्स थी उनको जकड़ा हुआ था पहले, साइनेप्सिन प्रोटीन ने इनकी जान छोड़ दी। अब वो साइटोस्केलेटन से क्या होगी, फ्री। अब क्या हो जाएंगे वो फ्री, वेसिकल्स क्या होगी, फ्री। वेसिकल्स क्या होगी, तो कैल्शियम के इनफ्लक्स से ये सारा प्रोसेस हो रहा है। कैल्शियम के इनफ्लक्स से क्या हुआ, कैल्शियम जैसे ही आया प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट हुई, उसने एक दूसरी प्रोटीन को फास्फोराइलेट किया। उस प्रोटीन का क्या काम था, उस प्रोटीन ने इस वेसिकल्स को पहले जकड़ा हुआ था, किस स्ट्रक्चर के अंदर, साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर के अंदर इस प्रोटीन ने जकड़ा हुआ था। तो अब जैसे ही इस प्रोटीन की फास्फोराइलेशन हुई उसने इसकी जान छोड़ दी, उसने वेसिकल्स को क्या कर दिया, फ्री। अब ये वेसिकल जो है क्या होगी, फ्री। यहां पे एक और प्रोटीन होगी, उस प्रोटीन को कहते हैं साइनेटोब्रेवियस। दरअसल ये साइनेटोब्रेवियस जो है ये प्रोटीन फ्यूज करवाती है इस वेसिकल्स को मेम्ब्रेन के साथ, वेसिकल्स को मेम्ब्रेन के साथ करवाती है। ठीक है, यहां पे
और स्ट्रक्चर होंगे इस तरह जिनको हम डेंस बार्स कहते हैं। डेंस बार्स इनको कहते हैं, ठीक है। अच्छा, सारा माल तैयार है, वेसिकल्स की जान भी हमने छुड़वा दी, एसिटिलकोलिन अब रिलीज होने के लिए बिल्कुल तैयार है। जिस तरह पहले तो एसिटिलकोलिन वेसिकल्स तैयार होके आई, फिर एसिटिलकोलिन खुद तैयार किया, फिर वो वेसिकल्स के अंदर आया, पहले वाली वेसिकल्स एम्प्टी थी, अब वो फुल हो चुकी हैं, फिर वो झगड़े हुए थी, फिर उनकी जान छुड़वाई है फास्फोराइलेशन करवा के, अब जब वो फ्री हो गई हैं, अब वो बिल्कुल मेम्ब्रेन के पास आ गई हैं। अब उनको इंतजार है कि वो जल्दी जल्दी जो उनके अंदर मटीरियल है उनको रिलीज करवा दें। अच्छा, ये मेरे पास मेम्ब्रेन थी किसकी, मोटर टर्मिनल एंडिंग, नर्व मेम्ब्रेन। अब मेरे पास दूसरी मेम्ब्रेन जो है ये मेम्ब्रेन मेरे पास किसकी है, मसल फाइबर की मेम्ब्रेन, मसल्स मेम्ब्रेन। ये किसकी है, मसल मेम्ब्रेन है मेरे पास, ठीक है। अच्छा, ये डेंस बार बिल्कुल इनके बूथे इसके सामने खुले होते हैं, सबम्यूरल क्लेफ्ट के, ये स्मॉलर फोल्ड है, इनके सामने खुले होते हैं, ठीक है। अब ये वेसिकल्स इधर आ जाएंगे, ठीक है, इनके अंदर इनका कंटेंट पड़ा हुआ है, एसिटिलकोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है, अब आगे थोड़ा सा इस मेम्ब्रेन को हम समझ लेते हैं। ये मटेरियल जो है बिल्कुल तैयार शुदा है, अभी आ चुका है इधर, जो अब सिर्फ इसने रिलीज होना है बस। अब इसके अंदर ये जो आपको स्मॉलर फोल्ड नजर आ रहे हैं, इनके अंदर जो है वो स्पेशलाइज्ड चैनल्स होंगे, बिल्कुल डेस्क बार के सामने, ठीक है। इन चैनल्स को हम कहते हैं, थोड़ा सा मैं इस मेम्ब्रेन का भी इंट्रोडक्शन दे दूं, फिर ये चीजें तो तैयार करके हम इधर तक ले आए हैं। इन चैनल्स को हम कहते हैं, इधर देखिए, एसिटिलकोलिन गेटेड चैनल, ठीक है, या इनको एसिटिलकोलिन आयोनिक चैनल भी कहते हैं, और इसके अलावा दूसरा इनको निकोटिनिक चैनल भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये चैनल किस टाइप के होते हैं, दरअसल ये पेंटामेरिक प्रोटीन का मुश्तमिल होते हैं, पेंटामेरिक प्रोटीन्स। इन चैनल के 5 सब यूनिट्स होते हैं, कितने, 5 सब यूनिट्स, जिसमें 2 अल्फा, 1 बीटा, 1 गैमा और एक होता है डेल्टा, ठीक है। एडल्ट के अंदर जो है गैमा की जगह पे एप्सिलॉन होता है, क्या होता है, एप्सिलॉन होता है, ठीक है। मैं दरअसल इसके बाद जब ये हमने सब कुछ सिंथेसाइज करवा लिया, तो फिर मैं ये मसल्स मेम्ब्रेन की तरफ आ गया, फिर मैंने बताया कि इसमें ये गेटेड चैनल्स होते हैं, जिनको एसिटिलकोलिन गेटेड चैनल कहते हैं, या इनको निकोटिनिक भी कहते हैं। दरअसल निकोटिनिक क्यों कहते हैं, या तो ये एसिटिलकोलिन के आने से ओपन होंगे, या अगर सेम इफेक्ट निकोटीन का भी होता है, जैसे एसिटिलकोलिन का इफेक्ट होगा वैसा सेम इफेक्ट निकोटीन का भी होगा, या निकोटीन आके अटैच हुआ तो तब ये ओपन होंगे, ठीक है। तो सेम इफेक्ट होता है निकोटीन का भी एसिटिलकोलिन की तरह। उसके बाद मैंने कहा ये चैनल जो है पेंटामेरिक प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होते हैं, और इसके 5 सब यूनिट्स होते हैं, और ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है ये बनता है, ठीक है। कौन से 5 सब यूनिट्स होते हैं, 2 अल्फा,
एक बीटा, एक गैमा और एक डेल्टा। एडल्ट के अंदर ये गैमा की जगह पे क्या होता है, एप्सिलॉन होता है। अच्छा, अब इन चैनल के दो कान होते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और ये दोनों अल्फा सब यूनिट्स पर होते हैं, दोनों अल्फा सब यूनिट्स पर होते हैं, दोनों कान अल्फा सब यूनिट्स पे होते हैं। अच्छा, हमने नीचे वाली मेम्ब्रेन भी समझ ली, अब ऊपर जो मटेरियल है वो भी तैयार होके आ चुका है। अब मटेरियल जो है वो रिलीज होगा। अब ये जो प्रोटीन है ये फ्यूज होगी, ये वाली प्रोटीन जो है फ्यूज होगी, और ये जो वेसिकल्स हैं ये रैप्चर होंगी। वेसिकल्स के रैप्चर होने से जो इनके अंदर कंटेंट है वो रिलीज कर दिया जाएगा। वेसिकल्स रैप्चर होने के बाद एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस के जरिए, जिसमें मेम्ब्रेन डिसॉल्व होगी, एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के जरिए ये कंटेंट जो इसके अंदर है वो रिलीज कर दिया जाएगा। अब ये कंटेंट जब ये वेसिकल जब इसके साथ आके मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो गई, तब ये वेसिकल जो है वो रैप्चर होगी। रैप्चर होने के बाद इसके अंदर जो कंटेंट है वो इस स्पेस के अंदर, जिसको मैंने कहा है सब न्यूरल क्लेफ्ट या सब न्यूरल स्पेस, अब इस स्पेस के अंदर ये जो कंटेंट है इसको रिलीज कर दिया जाएगा। अब कंटेंट जो है यहाँ पे रिलीज हो गया है एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के जरिए। ये एसिटिलकोलिन जो है वो रिलीज हो गया है। ठीक है, अब ये एसिटिलकोलिन जो है इन बाइंडिंग साइट्स के ऊपर, ये जो रिसेप्टर है, ये जो दो रिसेप्टर आपको नजर आ रहे हैं, ये जो मैंने कान कहे हैं ये रिसेप्टर हैं, ये एसिटिलकोलिन इन रिसेप्टर के साथ आकर बाइंड होगा। ये रिसेप्टर दरअसल अल्फा सब यूनिट्स पर है। ठीक है, अब इनके बाइंड होने से क्या हुआ, अब जैसे ही एसिटिलकोलिन इन रिसेप्टर के ऊपर आके बाइंड हुआ, ये चैनल क्या हो गए, ओपन। चैनल क्या हो गए, ओपन। चैनल के ओपन होने से यहां पे जो बेतहाशा सोडियम पड़ा हुआ है, हाई कंसंट्रेशन में सोडियम पड़ा हुआ है, वो क्या करेगा, इन्फ्लक्स, सडन इन्फ्लक्स होगा सोडियम का। सोडियम का क्या होगा, सडन इन्फ्लक्स। अब जैसे ही एसिटिलकोलिन इन रिसेप्टर के साथ आके बाइंड हुआ, एक कन्फर्मेशनल चेंज हुई। ठीक, जैसे ही एसिटिलकोलिन इन रिसेप्टर के साथ आके बाइंड हुआ, ये सोडियम जो है क्या हुआ, अंदर की तरफ इन्फ्लक्स हुआ, बहुत ज्यादा मैसिव अमाउंट में सोडियम जो है अंदर इन्फ्लक्स हुआ। अब हमने सोडियम को जो है इस मेम्ब्रेन में इन्फ्लक्स करवा दिया, मसल फाइबर की मेम्ब्रेन में सोडियम जो है वो इन्फ्लक्स करवा दिया। यहां तक बात समझ आ गई। अच्छा, इस मेम्ब्रेन का पहले जो पोटेंशियल था वो था -90 मिलीवोल्ट। ठीक है, -90 मिलीवोल्ट। अब ये थोड़े गेट ओपन थे, क्या थे, थोड़े गेट ओपन थे। अब जैसे ही ये सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ, आहिस्ता आहिस्ता ये जो पोटेंशियल था, ये आपको जो -90 मिलीवोल्ट नजर आ रहा है, ये धीरे धीरे पॉजिटिव डायरेक्शन में होता जाएगा, धीरे धीरे पॉजिटिव डायरेक्शन में चलता जाएगा। ये पोटेंशियल जो है किसके आने से चेंज हुआ, सोडियम के इन्फ्लक्स होने से ये पोटेंशियल जो है तब्दील हुआ। अब जैसे ही सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ, पहले जो पोटेंशियल था वो क्या था, नेगेटिव, -90 मिलीवोल्ट। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा नेगेटिव है। अब सोडियम के आने से, पॉजिटिव के आने से ये पोटेंशियल जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में चलता गया। ठीक है, और ये लेस होता गया, -90 से 70 से होता होता जो है वो 0 तक आ गया। कहां तक आ गया, ये पोटेंशियल जो है 0 तक आ गया, और 0 से सम टाइम ओवरशूट भी हो सकता है। ठीक है, तो कहां तक आ गया, 0 तक। अब ये पोटेंशियल जो सोडियम के अंदर आने से
हुआ है, ठीक है, जिसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस आए हैं, ठीक है। पहले मेम्ब्रेन का पोटेंशियल नेगेटिव था, फिर वो लेस देन नेगेटिव होता होता किसकी तरफ चला गया, पॉजिटिव की तरफ, और फिर आखिर कहाँ पे आप पहुंचा, जीरो की तरफ। इसको हम कहते हैं एंड प्लेट पोटेंशियल। क्या कहते हैं, एंड प्लेट पोटेंशियल। एंड प्लेट पोटेंशियल किस तरह प्रोड्यूस हुआ, जब एसिटाइलकोलिन आके बाइंडिंग साइट्स के ऊपर, रिसेप्टर की बाइंडिंग साइट्स के ऊपर जब एसिटाइलकोलिन आके बाइंड हुआ तो क्या हुआ, चैनल ओपन हो गए। चैनल जब ओपन हुए सडन सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ। जैसे ही सोडियम अंदर आया तो पहले मेम्ब्रेन का पोटेंशियल क्या था, नेगेटिव, अब पॉजिटिव बाहर से आ रहा है, तो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल जो है वो लेस नेगेटिव होता जाएगा और बिन आखिर कहां तक आ जाएगा, जीरो पे आ जाएगा। फिर हम उसको क्या कहेंगे, एंड प्लेट पोटेंशियल, ठीक है। अच्छा, मैंने ये पीछे भी पहले बात बताई है, इस बात को गौर से सुनिएगा। पहले जो एक लोकल पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है, लोकल पोटेंशियल तब प्रोड्यूस होता है जब थोड़े चैनल्स ओपन हो, और उसमें खास चैनल ओपन नहीं होते, उसमें ये जैसे वोल्टेज गेटेड चैनल है, बड़े चैनल है, ये ओपन नहीं होते। मैकेनिकली ऑपरेटेड चैनल जो है वो ओपन होते हैं। उनके ओपन होने से क्या, थोड़ा थोड़ा सोडियम अंदर आता रहता है। पहले थोड़ा थोड़ा सोडियम अंदर आता रहता है, वो थोड़ा थोड़ा सोडियम क्या करता है आगे, थोड़ा थोड़ा सोडियम जो अंदर आता है वो पोटेंशियल को थोड़ा थोड़ा तब्दील करता रहता है। मिसाल के तौर पर उसने इतनी पोटेंशियल को तब्दील कर दिया कि 20 मिलीवोल्ट से 30 मिलीवोल्ट के दरमियान तक कर दिया उसने, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा सोडियम आने से मेम्ब्रेन का पोटेंशियल जो है वो थोड़ा थोड़ा तब्दील, थोड़ा थोड़ा फ्लैक्चुएट हो रहा है, पूरा फ्लैक्चुएट नहीं हो रहा। तब तक एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस नहीं होगा जब तक मुकम्मल फ्लैक्चुएशन नहीं होती, जब तक पूरा पोटेंशियल थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता। अब जो थोड़ा थोड़ा सोडियम आने से सबसे पहले लोकल पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है। थोड़ा सोडियम आने से जब सोडियम कम इन्फ्लक्स होगा उस वक्त जो पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा वो लोकल पोटेंशियल होगा। और याद रखिए, लोकल पोटेंशियल कभी भी एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है। और एक्शन पोटेंशियल तभी प्रोड्यूस होगा इस मसल्स मेम्ब्रेन में जब सडन इन्फ्लक्स होगा सोडियम का, और वो यकदम होगा इन गेट्स के जरिए, ठीक है। और वो जब सडन इन्फ्लक्स होगा सोडियम का तो जो अंदर नेगेटिविटी है वो धीरे धीरे खत्म होती जाएगी और कहां तक पहुंच जाएगी, जीरो तक। और उस हम पोटेंशियल को क्या कहेंगे, एंड प्लेट पोटेंशियल। तो हुआ क्या, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर साइट्स के ऊपर जैसे ही आके बाइंड हुआ, चैनल जो है वो ओपन हो गए। चैनल ओपन होने से क्या हुआ कि इन्फ्लक्स हुआ सोडियम का। सबसे पहले लोकल पोटेंशियल प्रोड्यूस हुआ। लोकल पोटेंशियल काफ़ी नहीं है कि वो जो एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस कर सके, हाँ, लेकिन लोकल पोटेंशियल का एक फ़ायदा ज़रूर है कि वो धीरे धीरे पोटेंशियल को एक्शन पोटेंशियल की तरफ ले जाता है, ठीक है। लोकल पोटेंशियल कितना, 20 से 30 मिलीवोल्ट तक प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। तो दरअसल वजह लोकल पोटेंशियल ही बनती है एक्शन पोटेंशियल की बात में। वो तो फिर सडन इन्फ्लक्स आता है ना सोडियम का, इसी वजह से एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है। तो जैसे ही गेट ओपन हुए सोडियम जो है वो इन्फ्लक्स हुआ, बहुत ज़्यादा -90 था, -90 से धीरे धीरे पॉजिटिव की तरफ चलता गया। पोटेंशियल कहाँ पे चला गया, जीरो पे। तो फिर मैंने इस पोटेंशियल को क्या कहा, एंड प्लेट पोटेंशियल। लेकिन इस एंड प्लेट पोटेंशियल से एक पहले भी पोटेंशियल प्रोड्यूस हुआ था जिसे मैं लोकल पोटेंशियल कहा था, जो थोड़ी सी फ्लक्चुएशन की वजह से प्रोड्यूस हुआ था। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, ये हमेशा सोडियम ही अंदर क्यों आता है, कैल्शियम क्यों नहीं आता, और क्लोराइड आयंस हैं वो क्यों नहीं आते। तो इसकी वजह जान लें, ये सोडियम ही अंदर क्यों आता है। दरअसल देखिए, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन किसकी है, सोडियम की। सोडियम की कंसंट्रेशन है या किसकी है, अपनी पोटाशियम की कंसंट्रेशन, ठीक है। क्लोराइड आयंस तो अंदर आ ही नहीं सकते। क्लोराइड आयंस क्यों नहीं अंदर आ सकते, क्योंकि ये आप जो बूथे देख रहे हैं ना इन गेट्स के, ये हाईली नेगेटिव है। जब क्लोराइड यहाँ पे आएगा तो क्लोराइड को क्या कर दिया जाएगा, रिपेल। तो क्लोराइड तो किसी सूरत में अंदर आ ही नहीं सकता। बाकी बात होगी सोडियम की और पोटाशियम की। सोडियम हमेशा ज्यादा कंसंट्रेशन में हाई होता है आउटसाइड, ये हम शुरू चैप्टरों से पढ़ते आ रहे हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है आपको कि सोडियम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में बहुत ज्यादा होता है और पोटाशियम इनसाइड ज्यादा होता है। तो जाहिर बात है कि सोडियम ही सेल के अंदर आएगा, और सोडियम सेल के अंदर आएगा और
और यहाँ से पोटाशियम को भी प्रिवेंट किया जाएगा कि उसकी भी इफ्लक्स ना हो, इसलिए हमेशा सोडियम जो है वो सेल के अंदर आता है, यही इफ्लक्स होता है। तो एंड प्लेट पोटेंशियल का आपको पता चल गया। इससे पहले लोकल पोटेंशियल प्रोड्यूस हुआ था, लोकल पोटेंशियल ही वजह बनी थी एंड प्लेट पोटेंशियल की, और जिसके बाद डिपोलराइजेशन हुई, एक्शन पोटेंशियल जो है इस मेम्ब्रेन के अंदर प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, अब इसके अलावा यहां पे एक एंजाइम होगा इस स्पेस के अंदर, इस स्पेस के अंदर एक एंजाइम होगा, ठीक है, उस एंजाइम्स को कहते हैं एसिटल कोलिन एस्टरेज, एसिटल कोलिन एस्टरेज। ये दरअसल क्या करता है, ये डिस्ट्रॉय कर देता है किसको, एसिटल कोलिन को। एसिटल कोलिन को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय किसको करता है, एसिटल कोलिन को। किस चीज के अंदर एसिटल कोलिन को डिस्ट्रॉय कर देगा, जिन चीजों से वो मिलके बनी है, किन चीजों से मिलके बनी है, एसीटेट और प्लस कोलिन, एसीटेट और प्लस कोलिन। ठीक है, यहां पे जो स्पेस में, ये मैंने ऊपर निशान लगा दी, ये यहाँ पे जो स्पेस में, इस साइनेप्टिक स्पेस में या साइनेप्टिक लेफ्ट के अंदर जो एंजाइम पड़ा हुआ है उसे कहते हैं एसिटल कोलिन एस्टरेज। एसिटल कोलिन एस्टरेज क्या करता है, दरअसल डिस्ट्रॉय कर देता है किसको, एसिटल कोलिन को डिस्ट्रॉय कर देता है। किसके अंदर, जिन चीजों से वो मिलके बनी है, हमें पता है दो चीजों से मिलके बनी है, एसीटेट प्लस कोलिन से मिलके बनी है। तो क्या चीजें बन जाएगी, एसीटेट और कोलिन। कोलिन जो है वो दोबारा एक्टिवली रीअब्सॉर्ब कर ली जाएगी एक्सोप्लाज्म के अंदर, और एसीटेट जो है वो दफा हो जाएगी, क्योंकि एसीटेट तो मजीद फिर तैयार हो सकती है, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत पड़े हुए हैं, वो फिर तैयार कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, कोलिन को एक्टिवली रीअब्सॉर्ब कर लिया जाएगा इसके अंदर दोबारा। ठीक है, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है एसिटाइल कोलिन को, किसके अंदर, एसीटेट प्लस कोलिन, और कोलिन जो है वो एक्टिवली एक्सोप्लाज्म के अंदर दोबारा रीअब्सॉर्ब कर ली जाती है। ठीक है, अच्छा, हमने एंड प्लेट पोटेंशियल भी समझ लिया, और एक और पोटेंशियल आप थोड़ा सा समझ लें, वो है मिनिएचर एंड प्लेट पोटेंशियल। मिनिएचर एंड प्लेट पोटेंशियल, ये दरअसल क्या है, ये दरअसल ऐसा है कि स्मॉल फ्लक्चुएशन से, सपोज करें रेस्टिंग स्टेट में एसिटाइलकोलिन आती है और जो है वो रिलीज हो जाती है। जब रेस्टिंग फेज में होगी तो जाहिर बात है, जब रेस्टिंग फेज की मैं बात कर रहा हूँ, रेस्टिंग कंडीशन के अंदर एसिटाइलकोलिन जो है आके सिक्रीट हो जाता है यहाँ पे, और वो बाइंड होना शुरू हो जाता है, तो वो बहुत कम मिकदार आएगी। सपोज करें एक वेसिकल आती है, सपोज किया बहुत कम वेसिकल्स आती हैं, अपना जो है वो कंटेंट रिलीज करती हैं। ये रेस्टिंग कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ। रेस्टिंग कंडीशन में क्या आता है कि वेसिकल्स आती हैं और अपना जो मटेरियल है, जो कंटेंट है, वो साइनेप्टिक स्पेस के अंदर रिलीज कर देती हैं। अब वो जाहिर बात है स्मॉल कंटेंट से, बहुत कम मिकदार में एसिटाइलकोलिन है, तो जाहिर बात है स्मॉल फ्लक्चुएशंस प्रोड्यूस होंगे। उस स्मॉल फ्लक्चुएशन से जाहिर बात है बहुत कम पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा, उसको हम कहेंगे मिनिएचर एंड प्लेट पोटेंशियल, जिसकी डेफिनेशन में स्मॉलेस्ट एंड प्लेट पोटेंशियल। क्या है, स्मॉलेस्ट एंड प्लेट पोटेंशियल। इसमें वेसिकल के जो कंटेंट्स होते हैं उसकी बहुत कम अमाउंट आती है जो रिलीज होके बाइंड होती है, और स्मॉल फ्लक्चुएशंस होती है। स्मॉल फ्लक्चुएशंस की वजह से क्या होता है कि जो पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए उसे हम कहते हैं मिनिएचर एंड प्लेट पोटेंशियल। सपोज करें एक वेसिकल आती है और वो अपना कंटेंट जो है वो रिलीज करती है, वो कितनी फ्लक्चुएशन प्रोड्यूस करवा सकती है, 0.4 मिलीवोल्ट तक, जो कि लेस देन है 1 मिलीवोल्ट से, जो कि लेस देन है 1 मिलीवोल्ट से।
तो इसे क्या कहते हैं, मिनी एचएनएन प्लेट। मिनी एचएनएन प्लेट पोटेंशियल कब प्रोड्यूस होता है, रेस्टिंग स्टेट जब होती है तो बहुत कम वेसिकल्स आके अपना कंटेंट्स जो है वो रिलीज कर देती हैं इस स्पेस के अंदर, वो आके बाइंड होना शुरू हो जाता है। तो क्या होता है कि स्मॉल फ्लक्चुएशंस प्रोड्यूस होती हैं। स्मॉल फ्लक्चुएशन से जो है वो बहुत कम पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है। इस जो पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है उस वक्त उससे हम कहते हैं मिनिएचर एंड प्लेट पोटेंशियल। फिर मैंने एग्जांपल भी दिए, सपोज करें एक वेसिकल आती है अपना कंटेंट आके रिलीज करवाती है, उस कंटेंट से जो सबसे कम पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा वो 0.4 मिलीवोल्ट है, जो कि लेस देन है 1 मिलीवोल्ट से। अच्छा, उसके अलावा ये बातें तो हमने समझ ली। उसमें देखें एक इंसान की बात होगी, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो, ये मैं साइड में बात करता हूँ। अच्छा, मैं पहले एक ग्राफ बनाता हूँ, उसमें देखें। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने ए कहा, इसको बी कहा और इसको क्या कहा मैंने, सी कहा। ठीक है, ये आपकी गाइडेंस के अंदर बना हुआ है। इसको मैंने कहा ए, इस पॉइंट को क्या कहा बी और इसको क्या कहा सी। अच्छा, अब देखें सबसे कम एक्शन पोटेंशियल कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। आप यूं नहीं कह सकते कि बहुत कम एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस हुआ है, स्ट्रेंथ आप कह सकते हैं कि एक्शन पोटेंशियल जो है वो उसकी स्ट्रेंथ बहुत कम है। तो एक्शन पोटेंशियल की स्ट्रेंथ कहाँ पे कम है, पॉइंट ए पे, पॉइंट सी पे, और सबसे स्ट्रेंथ ज्यादा कहाँ पे है, पॉइंट बी पे। पॉइंट ए और पॉइंट सी पे कम क्यों है, किस पॉइंट पे, पॉइंट ए पे और पॉइंट सी पे एक्शन पोटेंशियल की स्ट्रेंथ कम क्यों है। उसकी वजह यह है कि पॉइंट ए पे क्या हुआ, पॉइंट ए पे ऐसी ड्रग आके बाइंड होगी जिसको कहते हैं क्यूरारी ड्रग। क्यूरारी ड्रग, क्यूरारी ड्रग क्या करती है, दरअसल क्यूरारी ड्रग जो है वो कॉम्पीट करती है इन चैनल्स के साथ, कॉम्पीट मुकाबला करती है, कहती है कि मैंने जोड़ना है, एसिटिलकोलिन को नहीं मैंने जोड़ने देना, कॉम्पीट विद एसिटिलकोलिन चैनल्स। ठीक है, और क्या कर देती है इनको, ब्लॉक। एसिटिलकोलिन चैनल्स को क्या कर देती है, ब्लॉक। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि ये ब्लॉकर ड्रग है। इसकी एग्जांपल में कौन सी ड्रग शामिल है, ये तो पूरा ड्रग्स पूरा ग्रुप है ना, तो इसकी एग्जांपल में मेरे पास जो ड्रग है वो है डी ट्यूबो क्यूरारिन, ये ड्रग है। ठीक है, ये जो क्यूरारी ड्रग्स जो है ये क्या करती हैं, ये जो चैनल है जहां पे अब आप ये देख रहे हैं कि एसिटिलकोलिन आके जुड़ा हुआ है, ये इस एसिटिलकोलिन के साथ आके मुकाबला करती है, कंपीट करती है। तो क्या होगा, एसिटिलकोलिन आके बाइंड नहीं होगा, तो क्या आके ये जो क्यूरारी ड्रग्स हैं ये आके बाइंड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इन रिसेप्टर के साथ एसिटिलकोलिन के साथ कंपीट करती है, मुकाबला करती है और इन रिसेप्टर के साथ आके खुद जुड़ जाती है। तो ये क्या होगा, जब आके बाइंड होगी तो सारी बातें चैनल ओपन नहीं होंगे, जब चैनल ओपन नहीं होंगे तो सोडियम इन्फ्लक्स नहीं होगा, मसल्स मेम्ब्रेन में कोई डीपोलराइजेशन नहीं होगी, जब डीपोलराइजेशन नहीं होगी तो कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी मसल्स की। ठीक है, अच्छा पॉइंट सी के ऊपर क्या हुआ, पॉइंट सी, ये पॉइंट मेरे पास क्या था, ए, जिसमें ब्लॉकर ड्रग्स आ गई, कौन सी, ब्लॉकर ड्रग्स आ गई, ब्लॉकर ड्रग्स आ गई। अब पॉइंट सी पे मेरे पास क्या हुआ, एट पॉइंट सी के ऊपर कौन सी ड्रग आ गई, वो आ गई मेरे पास बोटालम टॉक्सिन, बोटोलम टॉक्सिन, कौन सी, बोटोलम टॉक्सिन ड्रग आ गई। ये बैक्टीरियल पॉइजन है, क्या है, बैक्टीरियल पॉइजन है। कौन सी ड्रग है, बोटुलम टॉक्सिन बैक्टीरियल पॉइजन है। इसने क्या किया, इसने कर दिया ये जो चैनल है इनको डिस्ट्रॉय कर देती है, क्या कर देती है, इसके साथ लिखता हूं,
डिस्ट्रॉय एसिटिलकोलिन चैनल्स, डिस्ट्रॉय एसिटिलकोलिन चैनल्स। तो इसमें से ब्लॉकर ड्रग्स कौन सी हैं? दो ब्लॉकर ड्रग्स आती है। एक ग्रुप कौन सा आता है? क्यूरारी ड्रग्स का, जिसमें एग्जांपल मैंने दी कि डी ट्यूबोक्यूरारिन, और दूसरा कौन सा आता है? ब्यूटालम टॉक्सिन। ठीक है, कौन सी आती है? बोटोलम टॉक्सिन आती है। तो ये ऊपर क्यूरारी ड्रग्स क्या करती हैं? ये कॉम्पीट करती हैं एसिटिलकोलिन रिसेप्टर्स के साथ और खुद जाके बाइंड हो जाती हैं, तो चैनल ओपन नहीं होगा, कोई डिपोलराइजेशन नहीं होगी। तो ये बोटोलम टॉक्सिन क्या करती हैं? ये बैक्टीरियल पॉइजन है, ये इस चैनल को ही तबाह कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये लिस्ट ब्लॉकर ड्रग्स में आती है। ये लिस्ट कहां पे आती है? ब्लॉकर ड्रग्स में। अच्छा, अब कोई दूसरी ड्रग देखें। जो एक्टिवेट करती हैं, जो क्या करती हैं? एक्टिवेट कर देती हैं एसिटिलकोलिन चैनल को। एक्टिवेट एसिटिलकोलिन आयोनिक चैनल। उसमें कौन कौन सी ड्रग्स शामिल है? उसमें मेरे पास ड्रग शामिल है मेटाकोलिन, ठीक है, और इसके बाद कार्बाकोल, और इसके बाद निकोटीन। ये ड्रग्स जो है एक्टिवेट कर देती है और इनका बिल्कुल सेम इफेक्ट होता है, सेम इफेक्ट एज एसिटिलकोलिन। जैसे एसिटिलकोलिन का इफेक्ट होता है, इसी तरह इन तीनों ड्रग्स का, जिसमें मेरे पास शामिल है मेटाकोलिन और कार्बाकोल और निकोटीन, इन तीनों का इफेक्ट बिल्कुल सेम वैसा होता है जैसे एसिटिलकोलिन का। ठीक है, ये भी बाइंड होकर क्या कर देती है? चैनल को ओपन कर देती हैं और सोडियम इन्फ्लक्स होने का वजह बन जाती है। तो ये एक्टिवेटेड ड्रग्स हैं। एक्टिवेटेड ड्रग्स में तीन ड्रग्स मैंने बताई हैं, इनका मैंने कहा बिल्कुल सेम इफेक्ट होता है जैसे एसिटिलकोलिन का इफेक्ट होता है। जैसे एसिटिलकोलिन रिसेप्टर के साथ आके बाइंड होता है, ये ड्रग्स भी बाइंड होके चैनल को एक्टिवेट कर देती हैं, ओपन कर देती हैं। उसके अलावा कुछ दूसरी ड्रग्स जो इनएक्टिवेट करती हैं इस एंजाइम को, जो इस एंजाइम को इनएक्टिवेट करती हैं। इनएक्टिवेट कौन सा एंजाइम है? एसिटिल कोलिन एस्ट्रेस। एसिटिल कोलिन एस्ट्रेस एंजाइम्स है। ये क्या करेंगी? इस एंजाइम को डिस्ट्रॉय कर देती है, इनएक्टिवेट कर देती है। पहले एक्टिवेट है, पहले क्या करता है कि आपको पता है बहुत ज्यादा मिकदार में जो है वो एसिटिलकोलिन आ रहा है, तो ये कुछ एसिटिलकोलिन को वापस भेज रहा है, उसको हाइड्रोलाइसिस करवा के, उसकी हाइड्रोलाइसिस करवा के क्या करेगा? उसको वापस भेज रहा है ताकि रीएक्साइटेशन से बचा जा सके, रीएक्साइटेशन से बचा जा सके। ये एसिटिलकोलिन एस्ट्रेस का बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि जो एसिटिलकोलिन, क्योंकि आपको पता है बहुत वाफर मिकदार में इधर वेसिकल जो है वो रिलीज कर रही है, तो ये क्या करेगा? उसके एसिटिलकोलिन को तोड़ेगा, तोड़ के फिर कोलिन को जो है वो दोबारा एक्सोप्लाज्म के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देगा। तो जब यही एंजाइम इनएक्टिवेट हो जाए, यही एंजाइम इनएक्टिवेट हो जाए तो क्या होगा? तो मजीद हाइड्रोलाइसिस नहीं होगी एसिटिलकोलिन की, नो लॉन्गर हाइड्रोलाइसिस किसकी? एसिटिलकोलिन की। ठीक है, और बहुत ज्यादा मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाएगी, मोर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर। ठीक है, और जिससे क्या हो सकता है? मसल स्पाज्म, मसल स्पाज्म और अल्टीमेटली डेथ। तो
ये जान ले कि कितना इंपॉर्टेंट काम है एसिटिलकोलिन एस्ट्रेज का, कि उसके इनएक्टिवेट होने से क्या क्या नुकसान हो रहा है। एसिटिलकोलिन एस्ट्रेज के इनएक्टिवेट होने से कोई लॉन्गर हाइड्रोलाइसिस नहीं होगी एसिटिलकोलिन की, तो क्या करेगा कि बहुत ज्यादा मसल्स फाइबर की, इन मसल्स फाइबर की बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाएगी, तो झटके लगना जो शुरू हो जाएंगे, बहुत ज्यादा इंपल्सिस ट्रांसमिट होना शुरू हो जाएंगी और मसल स्पाज्म हो जाएगा और अल्टीमेटली डेथ। अब कौन सी ड्रग्स हैं जो एक्टिवेट कर देती हैं एसिटिलकोलिन को, वो देखें। उस ड्रग्स में शामिल है नियोस्टिकमाइन, फिजोस्टिकमाइन और डाई आइसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट। ये 3 ड्रग्स हैं जो इनएक्टिवेट कर देती हैं एसिटिलकोलिन एस्ट्रेज को। ये 3 ड्रग्स ये आपको जरूर आनी चाहिए। एसिटिलकोलिन ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं कि एसिटिलकोलिन एस्ट्रेज को कौन सी ड्रग्स हैं जो इनएक्टिवेट कर देती हैं, जो फिर मसल स्पाज्म की वजह बनता है बाद में। तो कौन सी ड्रग्स हैं, उनके ये नाम हैं जो एसिटिलकोलिन एस्ट्रेज को इनएक्टिवेट कर देती हैं। उसमें नियोस्टिकमाइन है, फिजोस्टिकमाइन है, डाई आइसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट। ये 3 ड्रग्स आपको आनी चाहिए, ठीक है। डाई आइसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट जो है ये कई हफ्तों तक भी जो है इसको इनएक्टिवेट किए रखती है, ठीक है। तो जो मैंने ड्रग्स बताई हैं वो ड्रग्स आपने याद रखनी है। उसमें के ब्लॉकर ड्रग्स कौन सी हैं कि जो ब्लॉक कर देंगी चैनल्स को, चैनल को डिस्ट्रॉय कर देंगी, वो ड्रग्स कौन सी हैं। उसके बाद जो इसको एक्टिवेट कर देंगी वो ड्रग्स कौन सी हैं। उसके बाद जो इस एंजाइम्स को इनएक्टिवेट कर देंगी वो ड्रग्स कौन सी हैं। 3 किस्म की हमने ड्रग्स पढ़ी हैं। एक ड्रग सबसे पहले मैंने आपको वो पढ़ाई है कि जो ब्लॉक कर देंगी, जो चैनल्स को ब्लॉक कर देंगी। उसमें क्यूरारी ड्रग्स और कौन सी शामिल थी उसमें, क्यूरारी ड्रग्स के बाद अपने एक और ड्रग्स शामिल थी, अभी मेरे ज़हन से निकल गई। और उसके बाद एक्टिवेट जो करवाएंगे एसिटिलकोलिन चैनल को, उसमें मेटाकोलिन शामिल है, कार्बाकोल है, निकोटीन शामिल है। इनका सेम इफेक्ट होगा जैसे एसिटिलकोलिन का इफेक्ट होगा, ठीक है। और उसके बाद जो इसको इनएक्टिवेट कर देंगी इस एंजाइम्स को कि फर्दर हाइड्रोलाइसिस ना हो सके एसिटिलकोलिन की, उस ड्रग्स में नियोस्टिकमाइन है, फिजोस्टिकमाइन है, डाई आइसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट ड्रग है, ठीक है। अच्छा, तकरीबन हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन थोड़ी सी चंद बातें रह गई हैं, वो मैं आपको बता दूं। और एक डिजीज इसमें रह गई जो बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है, वो भी मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। पहले जो है मैं वो ये बता दूं कि ये प्रोटीन ये कौन सिंथेसाइज करवाएगा, वेसिकल जो है, वेसिकल सिंथेसाइज करवाने वाली प्रोटीन का क्या नाम है, क्लैथ्रिन्स। ये वेसिकल्स को क्या करवाती है, सिंथेसाइज इस तरह। और ये क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स है, क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद और तकरीबन जो ये वेसिकल्स होती हैं इनका जो डायमीटर होता है वो 40 मिलीमीटर तक होता है, ठीक है। 40 मिलीमीटर तक इनका डायमीटर होता है। और उसके बाद एक एक्शन पोटेंशियल में 125 वेसिकल जो है वो रैप्चर्स होती हैं, ठीक है। सिंगल एक्शन पोटेंशियल में 125 वेसिकल्स रैप्चर होती हैं और अपना कंटेंट जो है वो रिलीज करवाती हैं। और इसके अलावा ये सारा काम जो होता है वो 5 से 6 मिली सेकेंड में हो जाता है, ठीक है। 5 से 6 मिली सेकेंड में होता है। तो मैंने वेसिकल्स की बताया, थोड़ा सा और जान ले। वेसिकल जो है वो इधर सिंथेसाइज होती है, ठीक है, गोल्जी अपरेटस बनाता है,
कौन सी प्रोटीन? क्लैथरीन्स मिलके, ठीक है। क्लैथरीन्स प्रोटीन से ये बनी हुई होती हैं, गोल्जी अपरेटस इनको बनाता है, ठीक है। क्लैथरीन्स कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। इन वेसिकल्स का डायमीटर 40 मिलीमीटर तक होता है और ये तकरीबन एक सिंगल एक्शन पोटेंशियल के नतीजे में 125 वेसिकल्स आके अपना कंटेंट रिलीज करती हैं और ये सारा चक्कर जो है 5 से 6 मिली सेकेंड में हो जाता है। उसके बाद ये वेसिकल्स की बात होगी कि किस तरह ट्रांसपोर्ट करती है, और एसीटेट तो हमें मिल जाएगा वहां से माइटोकॉन्ड्रिया से जो एक्सोप्लाज्मा में पड़े हुए हैं। इसके अलावा डिजीज की तरफ आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज है जिसका नाम है माइस्थीनिया ग्रेविस। माइस्थीनिया ग्रेविस, माइस्थीनिया ग्रेविस एक ऑटोइम्यून डिजीज है, ठीक है। ऑटोइम्यून डिजीज है जिसमें मसल्स क्या हो जाते हैं? वीक। मसल्स क्या हो जाते हैं? वीक। ये एक ऑटोइम्यून डिजीज है। अब इसको समझे किस तरह ये ऑटोइम्यून डिजीज है। दरअसल आपका इम्यून सिस्टम खुद ही आपके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है, इसलिए इसको ऑटोइम्यून डिजीज कहते हैं। कैसे? अब वो जो आपका इम्यून सिस्टम खुद ही एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगा, आपके अगेंस्ट ही एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगा, वो एंटीबॉडीज आकर यहाँ पे बाइंड होना शुरू हो जाएंगे। एसिटिलकोलिन को फिर वो बाइंड नहीं होने देंगे, फिर वो खुद आके इधर बाइंड होना शुरू हो जाएंगे। जब वो एसिटिलकोलिन के ऊपर, जहाँ पे एसिटिलकोलिन ने आके बाइंड होना था, जिन रिसेप्टर्स के साथ, इन रिसेप्टर्स के साथ इस एसिटिलकोलिन ने आके बाइंड होना था, वहां पे क्या हो जाता है? एंटीबॉडीज आके बाइंड होना शुरू हो जाती है। वो एंटीबॉडीज किसने बनाई है? वो आपके ऑटो इम्यून सिस्टम ने बनाई है, ठीक है। आपके खिलाफ ही एंटीबॉडीज उसने बना ली। अब वो एंटीबॉडीज आती हैं इन रिसेप्टर, ये कान, जहां पे क्या पहले एसिटिलकोलिन आके बाइंड होता था और चैनल ओपन होता था, सोडियम की इन्फ्लक्स होती थी, पोटेंशियल जो है वो प्रोड्यूस होते थे, सब कुछ हो रहा था और कॉन्ट्रैक्शन होती थी मसल्स की। अब कुछ नहीं होगा। अब क्या होगा कि यहाँ पे एंटीबॉडी आके बनाना जुड़ना शुरू हो जाएगी। तो आपका ऑटोइम्यून सिस्टम जो है वो एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है, ठीक है। वो एंटीबॉडीज क्या हो जाती है? बाइंड हो जाती है विद एसिटिलकोलिन रिसेप्टर्स के साथ, और जाहिर सी बात है जब वो एसिटिलकोलिन के साथ आके उसकी जगह पे आके जुड़ जाएंगी, तो जहां पे पहले एसिटिलकोलिन आके जुड़ा हुआ था उसकी जगह पे आके जुड़ जाएगी। इन एंटीबॉडी से इन चैनल को तो नहीं ओपन करवाना ना, जब चैनल ही नहीं ओपन होगा, सोडियम की इन्फ्लक्स नहीं होगी, कोई मेम्ब्रेन का पोटेंशियल जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगा, चाहे वो लोकल हो चाहे वो आपका एंड प्लेट पोटेंशियल हो, कोई डिपोलराइजेशन नहीं होगी मसल्स में, कोई मसल मेम्ब्रेन में एक्शन पोटेंशियल नहीं होगा। जब तक आपको पता है एक्शन पोटेंशियल ही नहीं होगा तो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं होगी। तो इसलिए इसमें वीक कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, मसल्स की क्या हो जाती है? वीक कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। तो इसके लिए आपको कौन सी मेडिसिन खानी चाहिए? उसमें आपको जो मेडिसिन खानी चाहिए वो एंटी एसिटिलकोलिन एस्ट्रेज, ये मेडिसिन आपको खानी चाहिए, ठीक है। ये मेडिसिन खानी चाहिए जो इसके खिलाफ हो, एसिटिलकोलिन एस्ट्रेज के खिलाफ हो, वो मेडिसिन आपको खानी चाहिए। अब भी इसके क्यों खिलाफ हो? दरअसल आपको पता है ना कि जितना भी कंटेंट्स आ रहा है ये एंजाइम उसको क्या कर रहा है? उसको उसकी ब्रेक डाउन करवा रहा है। जो कंटेंट्स आ रहा है जो तो जाके बाइंड हो जाता है वहां पे, वो तो जुड़ गया, ठीक है, और जो बहुत ज्यादा मिकदार में इस स्पेस में बच रहा है वो एंजाइम क्या करवा रहा है? उसकी हाइड्रोलाइसिस करवा रहा है। अब जब आप ऐसी मेडिसिन खाएंगे जो इस एंजाइम के एंटी हो, जब आप ऐसी मेडिसिन लेंगे जो मेडिसिन इस एंजाइम के एंटी हो, तो वो क्या करेंगे? इस एंजाइम्स को ब्लॉक कर देंगे। इस एंजाइम्स को क्या कर देंगे? ब्लॉक। एंजाइम को क्या कर देंगे? ब्लॉक। एंजाइम्स ब्लॉक होने के बाद क्या होगा कि जैसे पहले बहुत ज्यादा मिकदार में इधर कंटेंट्स आ रहा था, एसिटिलकोलिन यहां पे आ रहा था,
बहुत ज़्यादा मिकदार में आ रहा है, और इधर से आपका ऑटो इम्यून सिस्टम जो है वो एंटीबॉडीज़ भी भेज रहा है, और एंटीबॉडीज़ भी जुड़ने के लिए आ गई हैं। इधर से बहुत ज़्यादा मिकदार में एसिटिलकोलिन भी, जगह तो दरअसल एसिटिलकोलिन की है ना, एंटीबॉडीज़ की तो नहीं है, एसिटिलकोलिन ने चैनल आके ओपन करवाना है, तो एसिटिलकोलिन भी बहुत ज़्यादा मिकदार में आके इकट्ठा हो गए, इधर से एंटीबॉडीज़ भी। अब जिसकी मेजॉरिटी ज़्यादा होगी, जाहिर बात है वो कोई ना कोई जगह आके घेर लेगा, कोई ना कोई जगह आके घेर लेगा। इस तरह कहीं ना कहीं पे जो है वो एसिटिलकोलिन आके बाइंड हो जाएगा, क्योंकि एसिटिलकोलिन की तादाद ज़्यादा होगी और एंटीबॉडीज़ की निस्बत और एंटीबॉडीज़ पर निस्बत कम होगी। कब एसिटिलकोलिन की तादाद ज़्यादा हो जाएगी? जब हम इस एंजाइम्स को इनएक्टिवेट कर देंगे। अब इस एंजाइम्स को इनएक्टिवेट करने के लिए हम पेशेंट्स को कौन सी ड्रग्स देते हैं? ऐसी ड्रग्स देते हैं जो इस एंजाइम्स के एंटी हो। उसमें फिर वो आपने ड्रग्स पढ़ी होगी जो इस एंजाइम्स को इनएक्टिवेट करती हैं, और मैंने पहले आपको बताई हुई है। उसमें आपके पास जो है वो शामिल है नियोस्टिगमाइन, और उसमें आपके पास शामिल है फिजोस्टिगमाइन, और इसके बाद आपके पास शामिल है डाई आइसो प्रोपाइल फ्लोरो फॉस्फेट, डाई आइसो प्रोपाइल फ्लोरो फॉस्फेट। ये ड्रग्स जो है एंटी एसिटिलकोलिन एस्ट्रेज ड्रग्स कहलाते हैं, ठीक है। ये इसको क्या कर देंगे? इनएक्टिवेट कर देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसमें मैंने आपको सारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन सारा समझाया है, और उसमें जो ड्रग्स आ रही हैं, जो इसको ब्लॉक कर रही हैं, जो इसको एक्टिवेट कर रही हैं, जो इसको इनएक्टिवेट कर रही हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ माइस्थीनिया ग्रेविस, माइस्थीनिया ग्रेविस बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ है, ये आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। और इसके ट्रीटमेंट में कौन सी ड्रग्स इस्तेमाल हो रही हैं ये भी आपको पता होनी चाहिए। इस एंजाइम्स का क्या काम है, कौन सी प्रोटीन आगे जो है वो सिंथेसाइज करती है अपने वेसिकल्स को, और कैल्शियम का स्टिमुलस कैसे आता है, कैसे वो फास्फोराइलेट करता है प्रोटीन्स को, कैसे कैल्शियम इन्फ्लक्स होके डिपोलराइजेशन की वजह बनता है। दरअसल कैल्शियम की एंट्री ही वेसिकल्स को रिलीज करवाती है उसके कंटेंट को। जब तक कैल्शियम की एंट्री नहीं होगी वेसिकल्स के अंदर जो कंटेंट है वो कभी भी रिलीज नहीं होगा। तो ज़रा एक दफ़ा आप जब गाइटन खोलेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको सामने आ जाएंगी। इसको एक दफ़ा सुन के उसके बाद जो है वो गाइटन को खोलें और इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ आएगी। अस्सलाम वालेकुम।